Hello everyone, welcome to my channel Campus Classroom. I am खुशबू, स्टूडेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। हमारी लास्ट वीडियो में हमने यूनिट 5 स्टार्ट कर लिया था और इसके काफ़ी सारे टॉपिक जो थे हमने वो कवर अप कर लिए थे। जो टॉपिक हम लोग हमारे फर्स्ट यूनिट में पढ़ चुके थे, मतलब उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने हमारी फर्स्ट यूनिट में भी ली थी। तो आज जो है हम नया टॉपिक जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। आई होप पुराने टॉपिक में आप लोगों को किसी भी तरह कोई डाउट ना हो। अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम चैनल पर डाल सकते हैं। आज हम लोग इस यूनिट को ख़त्म कर देंगे। इसका मैं इस यूनिट की जो पीडीएफ है वो भी टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगी। तो हमारा नया टॉपिक क्या है? कंसेप्ट ऑफ एक्सचेंज रेट। यानी कि हम सबको पता है एक्सचेंज रेट क्या है, यानी कि हमारी कंट्री में जो करेंसी होती है, करेंसी की जो वैल्यू है दूसरी कंट्री में उसकी वो अलग वैल्यू होती है, राइट। हमारी कंट्री में रुपीज़ होती है, यूएस में डॉलर होते हैं, कोरिया में वोन होते हैं और भी दूसरी दूसरी कंट्रीज़ में करेंसी के दूसरे फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो रेट्स होते हैं वो किसी भी इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, फाइनेंस के लिए बहुत ज़रूरी होता है। हम सबको पता है कि जो पैसे होते हैं, जो हमारी जो मनी होती है वो हमारे गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल, इन सब की जो फ्लो होते हैं, इन सबका जो एक्सचेंज होता है, जो हम लोग इंटरनेशनल लेवल पर करते हैं, उस पर बहुत बड़ा असर डालती है और बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस जो है वो करती हैं, ठीक है। अब ऐसे फैक्टर्स जो एक्सचेंज रेट्स को अफेक्ट करते हैं कौन कौन से हैं? पहला इकोनॉमिक फैक्टर, यानी कि हमारी अगर स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, हमारा लो अनएम्प्लॉयमेंट या फिर हमारी जो स्टेबल इन्फ्लेशन है, ये सारी क्या करते हैं? हमारी करेंसी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। यानी कि अगर हमारी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस अच्छी हो तो हमारी करेंसी इंक्रीज होगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो हमारी कंट्री में तो, हमारी स्टेबल इन्फ्लेशन अच्छी हो तो, यानी कि ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो हमारी करेंसी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, अगर हमारा जो नेशन है वो एक स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम के साथ होगा तो हमारी करेंसी की जो वैल्यू है वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू दूसरी करेंसी। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट एक्टिविटीज़, अगर हमारा जो एक्सपोर्ट है और जो इंपोर्ट है नेशन का वो अफेक्ट करता है हमारे एक्सचेंज रेट्स को और जो उसकी वैल्यू है उस करेंसी को, ठीक है। यानी कि अगर जो हमारा होम कंट्री जो है उसकी एक्सचेंज रेट कब इंक्रीज होगी? जब दूसरे कंट्री के कंपैरिजन में हमारा जो एक्सपोर्ट है वो ज़्यादा होगा। यानी कि दूसरी कंट्रीज़ में अगर हमारे सामान की, हमारे गुड्स की परचेज ज़्यादा होगी तो डिमांड ज़्यादा होगी, यानी कि हमारी करेंसी की भी डिमांड जो है उसके साथ, उसकी हमारी जो करेंसी है उसकी वैल्यू भी उसके साथ इंक्रीज होगी। नेक्स्ट पॉइंट इज़ इन्फ्लेशन रेट। अब इन्फ्लेशन रेट्स क्या होते हैं? तो हम सबको पता है इन्फ्लेशन क्या है, यानी कि हमारी कंट्री, हमारी जो एक्सचेंज रेट्स है, हमारी करेंसी जो है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, अफेक्टेड होती है इन्फ्लेशन रेट की वजह से। अगर हमारी अगर जब हमारी सारी चीज़ें जो है इक्वल है, बट अगर एक कंट्री की इन्फ्लेशन रेट जो है ज़्यादा है तो वो क्या कर देगी? वो उसके खुद के करेंसी के डिमांड में कमी लाएगी, मतलब डिक्लाइन करेगी। अगर हमारा इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा है तो उससे क्या होगी? हमारी करेंसी की वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हमारी इन्फ्लेशन रेट जो है वो कम हो, हमारी इन्फ्लेशन रेट कम होनी चाहिए। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, अगर हम जब भी इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, तो उस समय अगर कमी है, हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिफिसिट अगर हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिफिसिट आ रहा है तो क्या इंडिकेट करता है? कि हमारे जो नेशन की जो फॉरेन एक्सचेंज है वो प्रॉफिट जो है वो कम है एज़ कम्पेयर टू फॉरेन एक्सचेंज एक्सपेंडिचर, ठीक है। और जो उसकी डिमांड जो है फॉरेन एक्सचेंज की, उसकी सप्लाई की बढ़ती जा रही है, यानी कि जिसकी वजह से क्या होगा? हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रेट्स है वो कम हो जाएगी और हमारी जो वैल्यू है करेंसी की वो कम हो जाएगी। अगर हमारे चीज़ की, हमारे सामान की वैल्यू कम होगी, हमारे सामान की जो सप्लाई है वो कम हो जाएगी, तो यानी कि इसका डिमांड कम हो रहा है। डिमांड कम हो रहा है तो हमारी वैल्यू की डिमांड भी शायद कम हो जाएगी। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम बैलेंस ऑफ पेमेंट जो बना कर रखें। सरप्लस होगा तो अच्छी बात है बैलेंस ऑफ पेमेंट में, यानी डिमांड ज़्यादा हो रही है, हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट। हमारे पास दो टाइप्स की एक्सचेंज रेट है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। हम अब तक ये सब देख चुके कि एक्सचेंज रेट एग्जैक्टली होता क्या है। तो हम सबको पता है कि जब भी हम करेंसी में चेंज करते हैं एक नेशन से दूसरे नेशन की, तो उसे हम एक्सचेंज रेट बोलते हैं, राइट, जिस वैल्यू में वो चेंज होता है। तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट क्या होता है? कि जो वैल्यू होती है ना चेंज की, जो हम एक्सचेंज करते हैं वैल्यू एक कंट्री की दूसरे कंट्री के एक्सपेक्ट में, वो फिक्स्ड है। मतलब चाहे हम वो कुछ भी कर ले, जो वो वैल्यू जो है उसकी एक फिक्स्ड रहेगी, कब चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो वो कौन सा हो गया? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, जिसमें एक्सचेंज रेट जो है वो फिक्स्ड है। इससे क्या होता है
कि जो हमारा फाइनेंशियल फ्लो है उसमें एक स्टेबिलिटी बनी रहती है कि हम सबको पता है कि इतना से इतना ही होना है, और इंटरनेशनल ट्रेड में इन दोनों में क्या होता है, स्टेबिलिटी बनी रहती है। बट फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट क्या होता है, इस ये मोनेटरी अरेंजमेंट नोन एज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, जो सिस्टम जो मोनेटरी अरेंजमेंट्स होती है उसे हम फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम की तरह जानते हैं। जब सप्लाई और डिमांड जो है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में वो हमारे नेशन की वैल्यू जो है डिसाइड करे, यानी कि फॉरेन में हमारी चीज़ की कितनी डिमांड है, हमारे प्रोडक्ट की, हमारे चीज़ों की कितनी डिमांड है, कैसा सप्लाई हो रहा है उसका फॉरेन में, वो चीज़ जो है हमारे नेशन की करेंसी की वैल्यू जो है वो डिसाइड करती है। इसके ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का कॉन्ट्रास्ट होता है। इसमें क्या होता है कि जो भी हमारी करेंसी और ग्रुप ऑफ करेंसीज होती हैं वो लिंक्ड होती हैं, ठीक है। जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट्स होते हैं ये मतलब टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, क्योंकि फ्लेक्सिबल है मतलब कभी किसी अकॉर्डिंग, कभी किसी जो डिमांड और सप्लाई वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, हर चीज़ की हम सबको पता है, ठीक है। डिपेंड करता है कि हमारा प्रोडक्ट कितना न्यू है, उसकी कितनी क्वालिटी है, क्या है, ये सब पे डिपेंड करता है कि उसकी डिमांड कितनी रहेगी, और डिमांड पे डिपेंड करता है कि रेट क्या रहेगा, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या है, हमारा ट्रेड बैलेंस में थोड़ा बहुत चेंजेस आते रहते हैं, इन्फ्लेशन रेट में चेंजेस आता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, थ्योरीज ऑफ एक्सचेंज रेट। थ्योरीज भी हमारे पास दो तरीके के हैं। फर्स्ट वन पीपीवी थ्योरी यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी, एंड सेकेंड वन इज इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी यानी कि आईआरपी थ्योरी। अब फर्स्ट है परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी। इसमें क्या होता है, पहले तो ये किसी प्रोफेसर गुस्टव कैसल ने किया था, जो स्वीडन के हैं, उन्होंने प्रपोज किया था इस थ्योरी को। इस थ्योरी का मेन क्या था आइडिया, कि जो रिलेटिव परचेजिंग पावर है दो करेंसीज की, वो डिसाइड करे कि उनके रेट ऑफ एक्सचेंज को, यानी कि दो नेशन के बीच में परचेजिंग पावर कैसी है वो डिपेंड करेगी उनके एक्सचेंज रेट पर। यानी कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग सिंपली कहा जाए तो, यानी कि जो एक नेशन यानी कि आपकी होम नेशन और आपका जो भी अनदर जो भी दूसरा नेशन है, उनकी जो परचेजिंग पावर रहेगी वो इक्वल रहेगी, यानी कि जो दो करेंसी की वैल्यू है, एक्सचेंज रेट है, वो इक्वालिटी को रिफ्लेक्ट करेगा, इक्वालिटी को शो करेगा। अब आप पूछोगे कैसे, तो मैं आपको इसका एक एग्जांपल बताती हूँ। समझ लो कि हमारे इंडिया और यूएसए का एग्जांपल लेते हैं। हमारे इंडिया में आप अगर 10 ग्राम गोल्ड लेते हो, मुझे गोल्ड का कोई आइडिया नहीं है, बट अगर बाई चांस आप 10 ग्राम गोल्ड लेते हो तो समझ लो कि उसका 80,000 जो है वो रेट है, ठीक है। समझने के लिए क्या है, कोई आप चेक करने में चल जाना कि भाई गोल्ड का कितना रेट है, मुझे नहीं पता गोल्ड का रेट क्या है, ठीक है। मान लो हमारे पास ₹80,000 जो है गोल्ड का रेट है, और वहीं यूएसए में जो है उसी सेम अमाउंट की गोल्ड की, यानी कि हमारे पास मटेरियल सेम है, क्वांटिटी भी सेम है, बट उसकी जो वैल्यू है वो $1,000 है, ठीक है। हमारे पास 80,000 और उनके पास $1,000। तो अब हम क्या करेंगे, हम या तो जो हमारा रुपीज़ है हम उसको डॉलर में कन्वर्ट करेंगे, या तो हम उनके डॉलर को रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे अपनी वैल्यू निकालने के लिए, इक्वलिटी वैल्यू निकालने के लिए। अगर बाई चांस भी अगर हमें डॉलर की वैल्यू चाहिए कि $1 कितने रुपीज़ का होगा, तब हम क्या करेंगे, हमारी जो रुपीज़ है यानी कि 80,000 को हम डिवाइड करेंगे $1,000 यानी कि 1,000 से, तो जो वैल्यू आएगी $1 इक्वल टू हो जाएगी उस वैल्यू के। बट अगर हमें रुपीज़ निकालना है कि ₹1 कितने डॉलर का होगा, तब हम लोग 1,000 को ऊपर रखेंगे अब न्यूमरेटर में, और 80,000 को डिनोमिनेटर में रखकर उसको डिवाइड करेंगे। फिर जो हमारी वैल्यू आएगी वो होगा हमारा ₹1 इक्वल टू उतना डॉलर, ठीक है। तो इक्वल मतलब मेन बेसिस क्या है कि अगर आपकी कंट्री में उस चीज़ की वैल्यू ये है तो दूसरी कंट्री में उस चीज़ की वैल्यू यही होनी चाहिए, मतलब वैल्यू सेम होनी चाहिए, वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, दोनों कंट्री में वैल्यू सेम है। वो शो कौन करता है, परचेजिंग पावर पैरिटी। अब इंटरेस्ट रेट पैरिटी क्या होता है, उसमें हमने ये डिसाइड किया था कि जो सामान है वो किस परचेजिंग उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। बट यहाँ पर जो है अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है वो इंटरेस्ट रेट है जो दो नेशन का, वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। और जो किसके डिफरेंस में, जबकि डिफरेंस किसके अकॉर्डिंग अप्लाई किया जाएगा, फॉरवर्ड और स्पॉट एक्सचेंज रेट टेक्निक्स के, यानी कि फ्यूचर में क्या वैल्यू रहेगी उस सामान की और राइट नाउ उसकी वैल्यू क्या है, इस पर डिपेंड करेगा कि वो क्या चेंजेस आएंगे। यानी कि जो इंटरेस्ट रेट पैरिटी में स्पॉट एक्सचेंज रेट और इंटरेस्ट रेट और साथ ही साथ एक्सचेंज रेट जो कि अब्रॉड में, इन सब के बीच में क्या होता है, लिंक होता है, ओके।
तो इंटरेस्ट रेट पैरिटी के अकॉर्डिंग जो कंडीशन है, ऐसी कंडीशन है जहाँ पर जो रिलेशनशिप है इंटरेस्ट रेट के बीच में और अभी की और फ्यूचर की जो करेंसी वैल्यूज़ है दो कंट्रीज़ की, वो इक्विलिब्रियम में हो, ठीक है। जिसका रिजल्ट क्या होगा कि कोई भी नो इंटरेस्ट रेट आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो नहीं होगी दो कंट्रीज़ के बीच में। अब आप पूछोगे ये आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, तो आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटीज़ मतलब क्या है, जैसे कि एक कंट्री में जो वैल्यू है वो कुछ और है और दूसरी कंट्री में किसी चीज़ की वैल्यू कुछ और है। तो ऐसे में लोग क्या करते हैं कि अपनी कंट्री में ना बेचकर और किसी और कंट्री में जो वैल्यू ज़्यादा है तो वो लोग उस कंट्री में बेचकर खुद का प्रॉफिट कमाते हैं। यानी कि किसी को भी कोई चांस नहीं मिलेगा कि वो गलत तरीके से या फिर गलत तरीके से क्या मतलब कहीं और बेचकर अपने इस मटेरियल को किसी भी तरह से एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा सके। यानी कि जो प्रॉफिट होना होगा वो आप ही के उसमें उसके अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। सो इंटरेस्ट रेट पैरिटी को भी दो टाइप्स में कवर्ड किया गया था, दो टाइप्स में डिवाइड किया गया था, कवर्ड इंटरेस्ट रेट पैरिटी एंड अनकवर्ड इंटरेस्ट रेट पैरिटी। नेक्स्ट है आउटसोर्सिंग। तो आउटसोर्सिंग है क्या, तो आउटसोर्सिंग जो है वो एक बिजनेस प्रैक्टिस है इन विच जिसमें एक कंपनी जो है वो हायर करती है किसी थर्ड पार्टी को, यानी कि जिसका उसकी कंपनी से कोई लेना देना नहीं, किसी बाहर वाले इंसान को जो उसके लिए कुछ टास्क करे, कोई ऑपरेशन हैंडल करे या फिर कोई सर्विस प्रोवाइड करे उसकी कंपनी को। यानी कि इन शॉर्ट वो परमानेंट स्टाफ नहीं है एक तरीके से, मतलब वो काम कर रहा है आपकी कंपनी के लिए, बट ना आपकी कंपनी का स्टाफ है, ना आपकी कंपनी का मेंबर है, ना आपका कोई शेयर होल्डर है, कोई पार्टनर है, ठीक है। कंप्लीटली डिफरेंट है वो आपकी कंपनी से। एडवांटेजेस क्या हैं आउटसोर्सिंग के, पहला तो इंक्रीज अटेंशन टू की बिजनेस ऑपरेशंस, यानी कि जो बिजनेस इससे वजह से क्या होता है, जो बिजनेस है वो कॉन्सेंट्रेट कर पाता है अपने स्ट्रेंथ्स पर बाय ऑप्टिंग फॉर द प्रोसेस ऑफ आउटसोर्सिंग के प्रोसेस को ऑप्ट कर और अपने एम्प्लॉयज़ को जो है वो प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबिलिटी और लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे काम करने के लिए वो प्रोवाइड कर पाता है कि बेटर रिजल्ट मिले ऑर्गेनाइजेशंस को। यानी कि जो छोटे मोटे काम है उसके लिए उन्होंने उसको रख लिया, बट जो कंपनी की जो मेन वो है वो किस पे काम करेंगे, अपने बिजनेस पे। इंक्रीज एफिशिएंसी, अब एक आउटसोर्सिंग प्रोवाइडर को जो आप सेलेक्ट करते हो तो उसकी ऑब्वियस ही बात है उसका उसकी कोई बेटरमेंट होगा, उसका कुछ उसकी कोई एक्सपर्टीज़ होगी, इसीलिए आपने उसको सेलेक्ट किया है जिसकी कंपनी को नीड है, ठीक है, अपना काम इफेक्टिवली करने के लिए, एफिशिएंटली करने के लिए और हायर क्वालिटी सॉल्यूशन ऑब्टेन करने के लिए कंपनी को आउटसोर्सिंग प्रोवाइडर की ज़रूरत होगी, राइट। तभी आपने उसे सेलेक्ट किया है, तो उससे अभी क्या होगी, एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। कंट्रोल्ड एक्सपेंसेस, जो मनी है जो आप सेव कर पाओगे आउटसोर्सिंग के थ्रू वो कहाँ यूज़ कर पाओगे आप, दूसरे पार्ट्स में। यानी कि आपने जो आउटसोर्सिंग पर लगाई तो उससे क्या होगा, एक तो पहली बात आपको उसकी ज़रूरत कुछ समय के लिए है, तो आप ना एक परमानेंट स्टाफ हायर कर रहे हो ना कुछ, और ना आप ज़्यादातर लोग हायर करके एक सिंपल आउटसोर्सिंग जो है वो हायर कर रहे हो। तो उसकी जगह आप क्या कर सकते हो, वो उसके पैसे आप कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो, दूसरी पार्टीज में। इंक्रीज रीच, आउटसोर्सिंग के थ्रू आप एबल हो जाते हो बहुत सारे रिसोर्सेज का एक्सेस फैसिलिटीज़ आपको मिल जाती हैं जो नॉर्मली अवेलेबल नहीं होती हैं, नॉट अदरवाइज बी अवेलेबल और नॉट चीप, जो कि ना कि सस्ती होती है और ना इजीली अवेलेबल होती है। इंक्रीज्ड एज ओवर कॉम्पिटिटर्स, जो बिजनेस है वो फुल यूज़ करता है अदर बिजनेस दूसरे बिजनेस के नॉलेज और एक्सपर्टीज़ की, जो कि आउटसोर्सिंग के थ्रू मिलती है, और उससे क्या होता है, आउट परफॉर्म कर पाता है अपने कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में, ठीक है। तो पता चल गया ना कि आउटसोर्सिंग क्या थी, एक बिजनेस प्रैक्टिस, ऐसी बिजनेस प्रैक्टिस यानी कुछ समय के लिए ऐसा काम जो आप दूसरे के थ्रू कराते हो। अब आउटसोर्सिंग और उसके पोटेंशियल क्या है इंडिया के लिए, यानी कि रीज़न वाई आईटी इंडस्ट्री इन इंडिया आर बेस्ट चॉइस, कि ऐसी क्या रीजन है जिसकी वजह से आईटी इंडस्ट्री जो है वो बेस्ट चॉइस है। पहला, द लार्जेस्ट टैलेंट पूल ऑफ प्रोफेशनल्स। तो इसका मतलब है कि पहला बेनिफिट क्या है कि हम लोग अगर इंडिया से आईटी सर्विसेज में आउटसोर्सिंग अगर लेते हैं तो उसका फर्स्ट बेनिफिट होता है कि इंडिया में जो है स्किल्ड प्रोफेशनल बहुत सारे हैं टेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट में, यानी कि टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में आज के टाइम पे इंडिया में जो प्रोफेशनल्स हैं वो ज़्यादा है। स्टैटिस्टिक के अकॉर्डिंग्स देखा जाए तो 27.7 मिलियन डेवलपर्स जो हैं वो ग्लोबली हैं, जिसमें से 5.4 मिलियन ऑफ जो है वो इंडियंस हैं। यानी कि जो इंडिया के जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है वो 19% ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज़। यूनाइटेड स्टेट्स में भी सिर्फ 4.4 मिलियन है, ठीक है। तो इसलिए दूसरा,
कॉस्ट इफेक्टिव रिसोर्सेज अवेलेबल है फ्लेक्सिबल प्राइसिंग में, यानी कि कॉस्ट इफेक्टिव में ऐसा होता है कि मतलब हमें भी पता है कि हमारे इंडिया में एक आईटी प्रोग्रामर को जितने पैसे मिलते हैं उसके डबल ट्रिपल जो है, या फिर उससे कहो कि 10 टाइम्स ज़्यादा जो है वो दूसरे कंट्रीज़ में यानी कि यूएस वगैरह में मिलते हैं। तो इसलिए बेटर ऑप्शन है कि आप अपनी कंट्री में अपने यहाँ पे काम करने की जगह अगर आपको कॉस्ट प्राइस ज़्यादा चाहिए, आपको अगर इनकम ज़्यादा चाहिए, तो आप किसी और कंपनी में एज अ आउटसोर्सिंग सर्विसर प्रोवाइड करो। ठीक है, हाई क्वालिटी सर्विस। अब आप जहाँ भी इंडिया के जो हाई स्किल्ड वर्कर्स है वो जहाँ भी काम करेंगे, ऑब्वियस बात है हाई एक्सीलेंट सर्विस प्रोवाइड करेंगे, तभी जो है कोई भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह देगा। इसी के लिए जो है काफ़ी सारी जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की जो बेस्ट आउटसोर्सिंग कंपनीज़ हैं जो कि इंडिया में है, उनमें क्या स्टैंडर्ड्स फॉलो की जाती है कि कैपेबिलिटी मैच्योरिंग मॉडल, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, कस्टमर ऑपरेशन परफॉर्मेंस सेंटर एक्सेट्रा, इस तरह की जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो है वो फॉलो किए जाते हैं। फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज़ टुवर्ड आईटी इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे इंडिया के गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे एक्शंस लिए हैं आईटी सर्विसेज के तरफ, उनके डेवलपमेंट में, उनकी इम्प्लीमेंट में, तो उनकी एनहांसमेंट में। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया था, द बजट एलोकेशन जो आईटी इंडस्ट्री और टेलीकॉम सेक्टर्स के लिए यूनियन बजट 2023-24 जो रखा गया था वो था 97,579.05 करोड़, यानी कि यूएस डॉलर में कहा जाए तो 11.77 बिलियन। और इसके साथ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्कीम एक्सेट्रा, इस तरह की और भी बहुत सारी चीज़ें जो थी वो इम्प्लीमेंट की गई थी। मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो इनकॉर्पोरेटेड है एवरी एक्सपेक्ट्स में इंडिया के मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपैरिजन में, यानी कि जो सपोर्ट करता है कि इंडिया जो है वो फास्ट वे में जो है हमारी कंट्री की इकोनॉमी जो है वो एक्सपेंड कर रही है। जीडीपी जो है वो $3.7 ट्रिलियन है, जो कि इंडिया, जिसकी वजह से जो इंडिया है वो करेंटली 5th नंबर पर है वर्ल्ड में, अहेड ऑफ यूके, फ्रांस, कनाडा, रशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। तो इसी का हमारा जो आउटसोर्सिंग का टॉपिक है वो भी खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हम सबको पता है, हम लोग बहुत सालों से पढ़ते आए, ईवीएस में पढ़ रहे हैं, हम नॉर्मली भी पढ़ा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है, यानी कि आज की जो ज़रूरत है पर्सन्स की, प्रेजेंट नीड्स जो है उसको फुलफिल करना बिना फ्यूचर नीड्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया, यानी कि फ्यूचर जनरेशन को जो ज़रूरत पड़ सकती है जिन रिसोर्सेज की, जिन चीज़ों की, उनके साथ बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए आज की ज़रूरतों को पूरा करना सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। अब 3 पिलर्स जो सस्टेनेबिलिटी की है वो कौन कौन से हैं? पहला, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, यानी कि आज की जो रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज, हमारा इन्वायरमेंट है, उसको प्रोटेक्ट करते हुए हम अपने नीड्स को मीट करें, यानी कि हम अपने नीड्स को इस तरह से, हम जिस भी चीज़ की ज़रूरत है उसको हम इस तरह से यूज़ करें कि वो फ्यूचर के लिए ना जो है उसकी कोई भी फ्यूचर पर उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, फ्यूचर के लिए उससे प्रोटेक्ट करते हुए चले। इसके लिए हम क्या क्या ध्यान में रखते हैं कि जो कौन सी मटेरियल स्कार्सिटी में है, कौन से जो है हम लोग को मतलब किस तरह के एक्सट्रैक्टिंग से, यानी जो माइनिंग वगैरह होती है उससे हम इन्वायरमेंट को नुकसान कर रहे हैं, कौन कौन से जो रिसोर्सेज हैं उनको हम अकॉर्डिंग्स मतलब सही तरीके से लेकर चलना है, जिससे वो प्रॉपर वे में सर्कुलर इकोनॉमी के साथ चलती रहे। नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, यानी कि ऐसे प्लान्स बनाना, ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करना जो हमारी कंट्री को एक लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी प्रोवाइड करे, यानी कि लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड करें। इसके लिए हम बहुत सी चीज़ें ध्यान में रखते हैं कि हम प्रॉपर जो है प्रॉपर एक्टिविटीज़ करें, अपने रिसोर्सेज को जो है प्रॉपर वे में यूज़ करें, ठीक है, रिसोर्सेज को इफ़ेक्टिवली यूज़ करें। सोशल सस्टेनेबिलिटी, इसमें हम लोग अपनी सोशल वेलबींग्स का ध्यान रखते हुए, यानी कि उन्हें हर तरह की रिसोर्सेज मिले, उनको प्रॉपर एजुकेशन वगैरह मिले, हेल्थ की जितनी भी चीज़ें चाहिए उन्हें सारी चीज़ें मिले, लॉन्ग टर्म जो है उनको उनकी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या कंट्री को मेंटेन करने के लिए जो सोशल वेलबींग को प्रॉपर चलाने के लिए जितनी भी रिसोर्सेज चाहिए उन सबको प्रॉपरली यूज़ करना, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 12 है वो क्या है? रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, यानी कि रिस्पॉन्सिबली जो हम प्रोडक्ट भी करें, प्रोड्यूस भी करें, और रिस्पॉन्सिबिलिटी ही कंज्यूम भी करें। जो 10-year फ्रेमवर्क है वो प्रोग्राम ऑफ सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन पैटर्न शुड बी इम्प्लीमेंटेड विद इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन लीडिंग द वे वाइल ऑल्सो टेकिंग डेवलपिंग नेशंस कैपेसिटी एंड डेवलपमेंट इनटू कंसिडरेशन, यानी कि ये
तो इस तरह से किया जाता है। ये इस चीज़ को ध्यान में रखकर किया जाता है कि हमारी कंट्री की जो कैपेसिटीज़ है वो क्या है डेवलपमेंट को लेकर, ठीक है, उन सबको ध्यान में रखते हुए, यानी हमारी कंट्री की जो डेवलपिंग नेशन की जो कैपेसिटी है, जो डेवलपमेंट है, उस सबको ध्यान में रखकर ही हमें डिसाइड करता है कि जो हमारा कंजम्पशन और प्रोडक्शन पैटर्न होगा वो क्या होगा। जो सस्टेनेबल मैनेजमेंट है या फिर एफिशिएंट यूटिलाइजेशन है नेचुरल रिसोर्सेज की, वो 2030 तक जो है अटेन की गई थी। अटेन इन्वायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट केमिकल और ऑल फॉर्म ऑफ वेस्ट, जो भी 2020 से थे। फॉलोइंग एस्टैब्लिश इंटरनेशनल फ्रेमवर्क पर जो है उसे फॉलो करते हुए जो स्टेप्स जो हम लेंगे डिमिनिश करने के लिए इन वेस्ट को, एयर में, वाटर में या सॉइल को, उसको मिनिमाइज़ करना कि उसकी जो एडवर्स इम्पैक्ट्स हैं ह्यूमन हेल्थ और इन्वायरमेंट में उसको हम कम करें। यानी कि हम जो है प्रोडक्शन तो करें बट उससे हमारी किसी भी चीज़ को नुकसान ना हो। जो वेस्ट प्रोडक्शन है उसको 2030 तक जो है कम करना, इसका वो था रीयूज़, रिसाइकल और प्रिवेंशन वगैरह करके, इसका जो मेन मोटिव है। नेक्स्ट क्या है कि एडॉप्शन करना कि सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस की जो कंपनीज़ है उसे पर्टिकुलरली जो भी लार्ज और ट्रांसनेशनल बिजनेस कंपनीज़ है वो क्या करें, ऐसे प्रोसेस, ऐसे प्रैक्टिसेस को फॉलो करें जिससे जो है जो वेस्ट हम क्रिएट भी हो वो ऐसा हो जो हार्मफुल ना हो, ठीक है, मतलब प्रॉपर सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना। नेक्स्ट क्या है, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, यानी कि SDG 17 क्या कहता है, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स की बात करता है। इसके अंदर क्या क्या टारगेट्स होते हैं। पहला, डोमेस्टिक रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन को स्ट्रेंथ करना, इंटरनेशनल सपोर्ट के थ्रू जो डेवलप कर रहेगा कंट्री को, और डोमेस्टिक कैपेसिटी जो है उसको टैक्स और अदर रेवेन्यू कलेक्शन के थ्रू इम्प्रूव करना। नेक्स्ट क्या है, टारगेट क्या है कि जो एस्टेब्लिश करना और पुट करना काफ़ी सारे पॉलिसीज़ को इफेक्ट में लाना जो इन्वेस्टमेंट जो है लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज़ में उसको इंकरेज करे। डेवलपमेंट, ट्रांसफ़र, डिसमिनेशन और डिफ्यूजन जो है एनवायरमेंटल फ्रेंडली टेक्नोलॉजी का जो कि डेवलपिंग नेशंस में उसको इंकरेज करना। स्ट्रेंथन करना जो भी हमारे ग्लोबल पार्टनरशिप्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स के लिए, जो कि मल्टी स्टेक होल्डर पार्टनरशिप कम्प्लीमेंट करते हैं, जो कि मोबिलाइज करता है और शेयर करता है नॉलेज, एक्सपर्टीज़ को, टेक्नोलॉजी को और फाइनेंशियल रिसोर्सेज को, ताकि हमारे जो अचीवमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का पूरी कंट्रीज़ में उसे सपोर्ट कर सके, और डेवलपिंग कंट्रीज़ को पर्टिकुलरली जो है पर्टिकुलरली डेवलपिंग कंट्रीज़ को, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है बिजनेस एंड सस्टेनेबिलिटी। जो बिजनेस है वो हम सबको पता है इंपॉर्टेंट सोर्सेज एम्प्लॉयमेंट का, क्रिएटिव थिंकिंग, R&D का, मैन्युफैक्चरिंग का, कमर्शलाइजेशन का और इनकम जनरेशन का। बट जो बिजनेस है वो अनडाउटली हमें पता है कि जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी टारगेटेड लिस्टेड जो है हमारे SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के, उसको अचीव करने के लिए। दिस गोज बियॉन्ड सिंपली क्रिएटिंग मोर नॉलेज टूल्स। इसके लिए सिर्फ ये इससे काम नहीं चलेगा कि नॉलेज आपने क्रिएट कर दी, टूल्स पर्सनल यानी कि लोग ह्यूमन रिसोर्सेज क्रिएट किए, ऑपरेशन या प्रैक्टिस, सबसे सिर्फ काम नहीं बनता। इसके अलावा बहुत सारे प्रोसेस हैं जो किए जाते हैं। इसका जो फोकस होता है कि टैकलिंग करें हम लोग डिप्रेवेशन को, इम्प्रूव करें हमारी प्रॉस्पेरिटी को, इनइक्वलिटी को रिड्यूस करना, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, ये सारी चीज़ें पर फोकस करना इसके लिए ज़रूरी है, ठीक है। इसके साथ ही हमारा जो यूनिट है वो भी कंप्लीट होता है। तो हमारी जो फाइनल यूनिट थी यूनिट 5 वो भी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद जो है मैं कोशिश करूँगी जल्द ही जो हमारे रेगुलर कॉलेजेस का जो क्वेश्चन पेपर था इंटरनेशनल बिजनेस का वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ, और एंटरप्रेन्योरशिप का भी, ठीक है, ताकि आप लोगों को थोड़ा आइडिया लग सके किस तरह का क्वेश्चन पेपर होगा। तो मैंने ये सुना है कि जो सोल के क्वेश्चन पेपर होते हैं वो एज़ कम्पेयर टू रेगुलर स्टूडेंट ईजी होते हैं। तो आई होप आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत ना हो, बट स्टिल आप लोगों को अगर कोई और तरीके की हेल्प चाहिए इन दो सब्जेक्ट्स में जिसके नोट्स हम कंप्लीट कर चुके हैं, इंटरनेशनल बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप के, तो अगर वो कोई भी डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी सब्जेक्ट के भी नोट्स पर कोशिश करूँगी जल्द से जल्द जो है कंप्लीट कर दूँ, ठीक है। इसके अलावा मैंने वैसे तो कम्युनिकेशन एंड प्रोफेशनल लाइफ के भी सारे यूनिट्स के नोट्स कंप्लीट कर दिए थे, बट वो अब उसका पेपर अब होगा ही नहीं, तो अब उस नोट्स की आप लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप लोगों में से किसी को ऐसा हो शौक कि सेल्फ नॉलेज के लिए, तो आप लोग उसे देख सकते हैं। नोट्स मैंने काफ़ी अच्छी कोशिश की बनाने की, ठीक है। तो कोई भी डाउट हो तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, बहुत मेहनत की है मैंने। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और जिसको भी ज़रूरत हो नोट्स की उसे बता दीजिएगा। नोट्स जो मैं टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूँगी, आप लोग वहाँ से ले लीजिएगा। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।